चलिए। हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं अजय कुमार श्रीवास्तव परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि अब तक जो इकोनॉमिक्स से संबंधित मेरे वीडियो हैं आप लोग देख रहे होंगे और निश्चित रूप से आप लोग के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा होगा। आज हम एक नया सेगमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू करने जा रहे हैं। आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन कितने प्रकार के होते हैं, आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है। तो पहले हम आर्थिक नियोजन की डिफिनीशन को समझ लें। इकोनॉमिक प्लानिंग का अर्थ होता है कि जो भी मेरे पास सीमित संसाधन मौजूद हैं उसका प्रयोग करते हुए हम देश की तरक्की के लिए जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक योजनाएं बन रही हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो रणनीति बनाते हैं, जो विचारधारा के तहत हम रणनीति बनाते हैं, उसको हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि समाज के लगभग सभी वर्ग के लोगों का उत्थान हो, उनका जीवन स्तर बढ़े। ठीक है। तो एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि आर्थिक नियोजन की शुरुआत तभी हो सकती है जब मेरे पास संसाधन मौजूद हो। संसाधन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्सेस। रिसोर्सेस। संसाधन मुख्य रूप से मोटे तौर पे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस। इसके अंतर्गत क्या आएगा? इसके अंतर्गत मिट्टी, नेचर की जो मिट्टी है, हवा है, कोयला है, पेट्रोल है, ये सब रिसोर्सेज हैं, जितने प्राकृतिक तत्व हैं, नेचुरल। और दूसरा होता है संसाधन मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन इसकी इंग्लिश होती है ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्सेस। जैसे मनुष्य खुद मानवीय संसाधन है, लेकिन अगर वो स्किल्ड हो तो और ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे अगर हम कह लें कि कोई इंजीनियर है, टेक्नोक्रेट है, मैनेजमेंट का है, ये सब मानवीय संसाधन है। किसी भी देश की तरक्की के लिए ये दोनों संसाधन का होना जरूरी है। सपोज करिए आपके पास पानी है, नदी है, समुद्र है, लेकिन उस पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत कैसे पैदा की जाए ये टेक्निक आपको नहीं मालूम है, तो फिर ये संसाधन बेकार है। क्योंकि पानी से बिजली पैदा करेगा कौन? कोई इंजीनियर। इसी तरह पेट्रोल है, पेट्रोल रॉक नीचे है, कैसे उसको रिफाइंड पेट्रोल हम निकालें, क्रूड ऑयल निकालें, उसकी रिफाइनरीज हो, उसके लिए इंजीनियर्स हमें चाहिए, पेट्रो इंजीनियर्स। तो कहने का अर्थ है कि मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन दोनों मिल के ही किसी देश के आर्थिक विकास का निर्धारण करते हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं ये। अब देखिए, जैसे अफ्रीका के देशों को, अफ्रीका को ब्लैक कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काला महाद्वीप। काला महाद्वीप, हम रंग के आधार पर नहीं जा रहे हैं कि वहां के लोग काले हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं कि वहां विकास की किरण कुछ देशों को छोड़ दें। अगर हम, जैसे साउथ अफ्रीका है, इसको छोड़ दें
और एक आध है, जैसे जिम्बाब्वे है, विकास थोड़ा बहुत हुआ है। तो मैक्सिमम देशों में अभी आशा, विकास की किरण अभी नहीं पहुंची है। कारण क्या है कि अफ्रीका के देशों में तो प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं, काफ़ी खनिज संसाधन है, यूरेनियम है, तांबा है, लोहा है, कोयला है, पेट्रोल है, सब है। लेकिन उस नेचुरल रिसोर्सेज का हम कैसे यूज़ करें, वो यूज़ करने के लिए मानवीय संसाधन, वो इंजीनियर्स, वो डॉक्टर्स, वो मैनेजमेंट गुरु, प्रोफेशनल्स, मतलब कहने का अर्थ है कि कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट का वहाँ अभाव है, इसलिए वो तरक्की नहीं कर पाया अफ्रीका महाद्वीप। इसके उल्टे अगर हम जाएं, जापान की बात करें, तो जापान में तो नेचुरल रिसोर्सेज कम है, लेकिन वहाँ का ह्यूमन रिसोर्सेज काफ़ी आगे है, तो जापान ने भी काफ़ी तरक्की कर लिया। अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में कहा जाता है इंडिया इज ए लैंड ऑफ फ्यूचर, भारत भविष्य का देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल और ह्यूमन दोनों ट्रिमेंडस हैं, रिसोर्सेज बहुत हैं, अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में है, और हमें उसको यूज़ करना है। ठीक है, हमें उसको यूज़ करना है। हाँ, तो मित्रों, मैं जापान की बात कर रहा था कि जापान में प्राकृतिक संसाधन तो कम है, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज, वहाँ की टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, स्किल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी तरक्की किया हुआ है विभिन्न देशों से रॉ मटेरियल मंगा के। जैसे जापान इंडिया से आयरन ओर मंगाता है आज भी, और निप्पन स्टील, बहुत अच्छे क्वालिटी का स्टील का निर्माण होता है। अब आइए हम लोग अपने देश की बात करें, भारत की। तो भारत को कहते हैं इंडिया इज ए लैंड ऑफ फ्यूचर, भारत भविष्य का देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल और ह्यूमन दोनों रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में है, और हम इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी हम लोग की है, बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और संसाधनों के संबंध में एक बात और मैं आपको बता दूं कि संसाधन होते नहीं है, बल्कि संसाधन बनाए जाते हैं। कैसे? ज्ञान आधारित, नॉलेज पे, ज्ञान के द्वारा। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, बहुत पहले हम लोग करते क्या थे कि जो धरती के ऊपर दिखाई दे रहा है वही मेरा संसाधन था, लेकिन धीरे धीरे हमें मालूम हुआ कि हम समुद्र मंथन करते हैं, समुद्र की खुदाई करके निकाल रहे हैं, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के अंदर से तमाम खनिज तत्वों को निकाल रहे हैं, वो मेरे संसाधन है। समुद्र की ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, ओटेक एनर्जी वगैरह जो है। तो अब जैसे हम लोगों ने चंद्रमा, मंगल ग्रह, तमाम सब स्पेस क्राफ्ट और सब भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हम वहाँ के संसाधनों का भी यूज़ करेंगे मानव हित में। कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे एक टेक्निक है रिमोट सेंसिंग की, सुदूर संवेदन तकनीक जिसको बोलते हैं, उस टेक्निक के द्वारा मुझे मालूम हो जाता है कि किस एरिया में सूखा पड़ा है, किस खेत में कहाँ पे अच्छी फसल है, वहाँ पे कीटनाशक हमें कम डालना है, कहाँ ज़्यादा डालना है। समुद्र में मछली मारने गए तो रिमोट सेंसिंग के द्वारा हमें मालूम हो जाता है कि पर्टिकुलर इस जगह पे ज़्यादा मछलियाँ हैं, यहाँ पे हम वो मछली के उत्पादन ज़्यादा कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ज्ञान विज्ञान के द्वारा हम अपने संसाधन को बढ़ाते भी हैं। ये अपने देश के कौशल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई संसाधन की बात। तो अब हम भारत के बारे में बात करेंगे, जो भारत में जो आर्थिक नियोजन है। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे कि भारत में जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो कैसे है। लेकिन हम इसके पहले आर्थिक नियोजन जो शब्द है, अब हम चर्चा कर लें कि आर्थिक नियोजन के कितने प्रकार हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग।
फर्स्ट हम लोग आ जाए, बात करें पूंजीवादी देशों में नियोजन कैसा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो पहले बता दें कि पूंजीवादी देश का अर्थ ये होता है कि जहां पे प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा बोलबाला हो और पब्लिक सेक्टर की स्थिति नगण्य हो। नगण्य मतलब इनका रोल कम हो सरकारी तंत्र का, जैसे यूएसए वगैरह है। तो यहां पे जो प्लानिंग होगी, इन देशों में जो प्लानिंग होगी वो बाजार अर्थव्यवस्था पे मुख्य रूप से आधारित होगी। बाजार अर्थव्यवस्था मतलब मांग और पूर्ति पे आधारित होगी, डिमांड एंड सप्लाई। सरकारी हस्तक्षेप यहाँ कम से कम होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि बाजार ही ये तय करेगा किस चीज़ का उत्पादन है, कितना उत्पादन है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम वहाँ होता है ऐसे देशों में, ऐसी प्लानिंग में। इसका उल्टा होता है समाजवादी प्लानिंग, या साम्यवादी भी कह लीजिए, सोशलिस्ट और कम्युनिज्म। ऐसे देशों में निजी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर जो होता है, वो प्राइवेट सेक्टर, इसका रोल न के बराबर होता है। सरकारी हस्तक्षेप अधिक से अधिक होता है। एक केंद्रीय संस्था होती है जो कंट्रोल करती है पूरी अर्थव्यवस्था को, कितना उत्पादन होगा, किस चीज़ का उत्पादन होगा। कहने का अर्थ है कि इस पूरी जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो सरकार के द्वारा निर्देशित और नियमित होती है। जैसे किसी ज़माने में 1991 के पहले सोवियत संघ में हुआ करती थी। अब तो काफ़ी वहाँ खुलापन आ गया, मार्केट इकॉनमी भी आ गई। आज भी देखा जाए तो चाइना में काफ़ी कुछ ये मॉडल है। चीन में बाजार अर्थव्यवस्था थोड़ा सा है उसका रोल, लेकिन सरकारी तंत्र, सरकारी हस्तक्षेप, आर्थिक क्रियाकलापों में सरकार का हस्तक्षेप वहाँ अधिक से अधिक है चीन में। किसी ज़माने में पोलैंड में भी हुआ करता था ऐसा ही, रोमानिया में हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ बाजार अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती जा रही है और वो धीरे धीरे लोकतंत्र का ढांचा वहाँ स्थापित हो गया है। इसी तरह प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्रेरणा द्वारा नियोजन, इसकी इंग्लिश होती है इंडिकेटिव प्लानिंग। इसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का रोल होता है और बाजार अर्थव्यवस्था को निर्देशित करती है, एक मार्गदर्शन का कार्य करती है। और हम कह सकते हैं कि भारत में जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो इंडिकेटिव प्लानिंग पे आधारित थी। सबसे अधिक इस टाइप की प्लानिंग फ्रांस में मिलती है। इंडिकेटिव प्लानिंग सबसे अधिक फ्रांस में मिलती है। भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड रहा है 92 से 1997, उसमें हम कह सकते हैं कि जो इंडिकेटिव प्लानिंग है ये रहा है भारत में। इसी तरह एक और प्लानिंग है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव प्लानिंग
इम्परेटिव की हिंदी होती है आदेशात्मक, आदेशात्मक नियोजन, आदेशात्मक नियोजन। एक्चुअली ये जो प्लानिंग है ये सच पूछिए तो समाजवादी ढांचा जो है, सोशलिस्टिक जो पैटर्न की सोसाइटी है, जैसे किसी ज़माने में सोवियत संघ था या चाइना में, वहाँ पे इसको अपनाते हैं। यहाँ पे निजी क्षेत्र का बोलबाला कम होता है, सरकारी हस्तक्षेप, सरकार ही निर्धारित करती है कि कितना रिसोर्सेज का एलोकेशन, आवंटन किस क्षेत्र में होगा। इन सब चीज़ों को करने का अर्थ है कि सरकारी हस्तक्षेप इसमें ज़्यादा होता है। तो ये भी आदेशात्मक नियोजन है। हम कह सकते हैं कि भारत में पहली योजना से लेके चौथी योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में इंपरेटिव प्लानिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब चीज़ों से, अर्थव्यवस्था से संबंधित ये जो पोर्शन है इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे और इस पर हम आधारित क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराएंगे तो और ज़्यादा आपका क्लियर होगा। इसी तरह सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत योजना, इसकी इंग्लिश होती है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और इसकी होती है डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड जैसा नाम से ही है कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का अर्थ होता है कि एक केंद्रीय संस्था होती है जिसके नियमन निर्देशन में पूरी योजना को बनाई जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत में अब तो योजना आयोग नहीं रहा, अब तो नीति आयोग रहा। योजना आयोग की जो योजनाएं थी वो केंद्रीकृत थी और फिर वो बाद में राज्यों के ऊपर लागू की जाती थी। हालांकि बिल्कुल केंद्रीकृत हुई योजना आयोग को नहीं कहेंगे हम, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन का भी गुण थे, मेरिट थे, क्योंकि फिर राज्यों की भी सहमति उसमें थी। बिना राज्य एनडीसी थी जो राज्यों की सहमति से योजना बनाती थी। और डिसेंट्रलाइज का अर्थ कि हर स्तर पर योजना बनाना, लागू करना, क्योंकि केंद्र, राज्य, जिले, गांव, हर लेवल पे योजना को बनाई जाती थी। डिसेंट्रलाइज जैसे नीति आयोग आज वर्तमान में डिसेंट्रलाइज्ड कहा जाता है, बॉटम अप अप्रोच। बताएंगे नीति आयोग के बारे में कि नीचे से कैसे योजना ऊपर की ओर लागू की जा रही है। गांव खुद अपनी योजना बनाए फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच नीति आयोग का। वो डिसेंट्रलाइज ही प्लानिंग है, इस पर योजनाएं चलेंगी। इसी तरह पर्सपेक्टिव प्लानिंग है, दीर्घकालीन योजना, दीर्घकालीन लक्ष्यों को लेकर बनाई जाती है, 15 साल 20 साल के लोग। पर्सपेक्टिव दीर्घायु योजना, दीर्घकालीन योजना। जैसे कहा जाए कि 1952 में ग्रोथ रेट 4% थी, अब हमें विकास की दर को 1970 में 6% पर लाना है। यानी एक दीर्घावधि योजना है, ये एक लंबे समय के लिए प्लानिंग, लंबा टाइम स्पैन होता है, उसको बोलते हैं। इसी तरह अनवरत योजना है, रोलिंग प्लान। इसी तरह रोलिंग प्लान है। रोलिंग प्लान में क्या होता है, उसकी हिंदी होती है अनवरत योजना।
इसके अंतर्गत क्या है कि हर वर्ष की योजना एक आवर्ती योजना होती है मूल योजना की। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर कोई सडन चेंज करनी हो योजना में, कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई कि आपको योजना को बदलना पड़े उसका उद्देश्य, तो रोलिंग प्लान में हम तुरंत चेंज कर लेते हैं। जैसे जनता पार्टी की सरकार ने 1980 में किया हुआ था, 1980 के आसपास रोलिंग प्लान अनवरत योजना को। तो कहने का अर्थ है तमाम ये जो चीज़ें हैं ये आर्थिक नियोजन के प्रकार हैं। अब हम उन्हें भारत में बात कर लें तो मैंने भारत में अपने वीडियो में चर्चा किया था कि हम लोग मिश्रित इकॉनमी को अपनाए हुए मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी का अर्थ होता है कि को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। और हम लोग आज के डेट में पब्लिक से अधिक प्राइवेट सेक्टर पे जोर दे रहे हैं 1991 के बाद, जब नई आर्थिक नीति लागू हो गई है। और आज हम बाजारवाद, जिसको हम आर्थिक सुधार भी कह रहे हैं, बाजारवाद कह रहे हैं, जो निश्चित रूप से मांग और पूर्ति की दो शक्तियों पर आधारित आर्थिक विकास की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और लेकिन दूसरी तरफ सरकार नियंत्रण अर्थव्यवस्था पे इसलिए नहीं खोएगी, अपनी ढीली नहीं करेगी, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो वंचित है विकास से, लाभ से, इसलिए सरकार नियोजन को बनाए रखी हुई है और नीति आयोग के द्वारा नई नई योजनाएं भी लागू कर रही हैं। तो हम पहले अब बात कर लें विभिन्न योजनाओं में क्या क्या मुख्य उद्देश्य रहे हैं, फिर हम धीरे धीरे नीति आयोग पे आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योजनाओं की। अपने देश में पंचवर्षीय योजनाओं की, इस पे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम योजना में किस चीज़ पे जोर दिया गया, कब से कब चली, दूसरी योजना कब से कब चली, तीसरी कब से कब चली, कब योजना अवकाश रहा है, प्लान हॉलीडे, राजनीतिक अस्थिरता के कारण या संसाधनों की कमी के कारण, इस पर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि 12वीं योजना जो 2012 से 2017 तक चली, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना मानी जा रही है। उसके बाद नीति आयोग ने 5 वर्षीय, 15 वर्ष 7 वर्षीय, 15 वर्षीय सब योजनाएं मॉडल बनाए हुए हैं। ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि योजना आयोग के बारे में मैंने बताया था कि योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था है, एडवाइजरी बॉडी है, काउंसिल थी। ठीक है। जिसका संविधान में भी कोई उल्लेख नहीं था और इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। और चूंकि राज्यों की सहमति भी जरूरी थी, तो इसीलिए 1952 में एनडीसी भी हम स्थापित किए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका उद्देश्य ये था कि राज्यों के साथ हम तालमेल स्थापित कर लें, क्योंकि योजना को राज्य में लागू करना है तो बिना एनडीसी के हो ही नहीं सकता था। और एनडीसी में निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और संघ शासित क्षेत्र के जो प्रशासक थे उनको शामिल करते थे। और पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अप्रूवल, अंतिम अनुमोदन भी एनडीसी ही करता था। हालांकि वर्तमान में नीति आयोग में एनडीसी नहीं है, एनडीसी को जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब तो नीति आयोग का जो ढांचा है उसमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। तो अब बात आती है कि आखिर ये जो योजनाएं चली हैं इनका उद्देश्य क्या रहा है। तो हम एक एक योजना के बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है हम बस उसकी चर्चा करेंगे। और आपको हम बता दें कि जो जितनी योजनाएं हैं या अभी भी जो नीति आयोग अपनी जो बना रही है योजना स्ट्रेटजी 17-15 साल की, 7 साल की, इसका अंतिम उद्देश्य क्या है, पहले इसकी बात कर लें। जो विभिन्न योजनाएं चली उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास। इसको इंग्लिश में हम बोले तो
कह सकते हैं ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। मतलब देश में विकास भी हो लेकिन सामाजिक न्याय भी आए। सामाजिक न्याय आए इसका अर्थ क्या हुआ कि समाज का हर तबका, निचला से निचला तबका भी विकास की धारा में जुड़ जाए, उसको भी विकास का फल मिले, लाभ मिले। इसको बोलते हैं सामाजिक न्याय, जिसको आज के दौर में हम एक नया शब्द जो है समावेशित विकास, ये भी कह सकते हैं। समावेशित विकास, जिसकी इंग्लिश होती है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है। समावेशित विकास का भी अर्थ होता है कि ऐसा विकास जो समाज के बिल्कुल कमजोर तबका, जो अब तक विकास से बिल्कुल कटा हुआ था, उसको भी हम विकास की धारा में शामिल कर लें। तो कहने का अर्थ है कि जो भी मेरी योजनाएं चली हैं उसका मुख्य जो उद्देश्य यही रहा है, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं विभिन्न योजनाओं की। कौन सी योजना कब से कब चली, कितने अवधि तक चली और इनके क्या क्या खास खास बातें थी। क्योंकि इस पे बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत उपयोगी होगा और निश्चित रूप से ये आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। अपने इसका क्या है विचार आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से डालिएगा। और अब जो इसके बाद मेरा वीडियो होगा वो पंचवर्षीय योजनाएं कब से कब रही, खास खास बातें क्या रही हैं, इस पे हम आपको बताएंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।